नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 जुलाई 2021 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है? विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मॉड्यूल नेम्ड नौका फॉर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रॉसकॉसमॉस। अब तक रूस द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पीर नाम से मॉड्यूल का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे मुख्यतः अनुसंधान और डॉकिंग पोर्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉसमॉस द्वारा लॉन्च किया गया 42 फीट लंबा और 20 टन वजन वाले इस नौका मॉड्यूल को मूलतः 2007 की शुरुआत में लॉन्च किया जाना था। हालांकि कई तकनीकी मुद्दों के कारण इसे अब तक लॉन्च नहीं किया जा सका था। बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है जिसके वातावरण में हाल ही में जल वाष्प का साक्ष्य प्राप्त किया गया है? What is the name of the largest satellite of planet Jupiter in whose atmosphere evidence of water vapor has been found recently? The right answer is option number D. इसका नाम है गैनीमेड। हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसे नासा ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से तैयार किया था, के डेटा का विश्लेषण कर शोधकर्ताओं ने यह पता लगाया है। उत्सर्जन का अध्ययन करने पर शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि गैनीमेड में अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र और कुछ परमाणु ऑक्सीजन मौजूद है। यह सौर मंडल के उपग्रहों में सबसे बड़ा और सबसे विशाल उपग्रह है। ध्यान में रखिएगा गैनीमेड। बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? Who has been sworn in as the new chief minister of Karnataka after the resignation of B.S. Yediyurappa? The right answer is option number B, बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई ने 2008 से 2013 के बीच राज्य के जल संसाधन मंत्री और जुलाई 2019 से राज्य के गृह मंत्री के रूप में कार्य किया है। उत्तरी कर्नाटक के हावेरी जिले के शिग गांव से 3 बार विधायक रह चुके 61 वर्षीय बसवराज दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री SR बोम्मई के पुत्र हैं। दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new police commissioner of Delhi? The right answer is option number A, राकेश अस्थाना। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना वर्तमान सीमा सुरक्षा बल यानी BSF के महानिदेशक थे। गुजरात कैडर के 1984 बैच के IPS अधिकारी राकेश को सेवानिवृत्त होने से 3 दिन पहले दिल्ली पुलिस का प्रमुख बनाया गया है। ये दिल्ली के पुलिस आयुक्त बालाजी श्रीवास्तव का स्थान लेंगे, जिन्हें इस वर्ष जून माह में दिल्ली पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद 1861 के भारतीय पुलिस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा पुलिस व्यवस्था को एक संगठित रूप दिया गया था। 1912 में दिल्ली के पहले मुख्य आयुक्त की नियुक्ति की गई और उन्हें पुलिस महानिरीक्षक की शक्तियां और कार्य दिए गए। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है इसका। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Director General of the Bureau of Civil Aviation Security BCAS? The right answer is option number B, नासिर कमल। 1986 बैच के यूपी कैडर IPS अधिकारी ने हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस के निदेशक के रूप में काम किया है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए नियामक प्राधिकरण है, जिसे जनवरी 1978 में पांडे समिति की सिफारिश पर नगर विमान महानिदेशालय यानी DGCA में एक सेल के रूप में स्थापित किया गया था। दोस्तों, 67वीं BPSC 2021 प्रीलिम्स एग्जाम की डेट आ गई है। ये परीक्षा 12 दिसंबर को होगी। इसके लिए करंट अफेयर्स कब से स्टडी करना है? 1 नवंबर 2020 से स्टडी करना है। कारण ये है कि 66वीं BPSC में प्रश्न अक्टूबर 2020 तक के ही आए थे। तो दोस्तों, साल भर के करंट अफेयर्स यानी 1 नवंबर 2020 से लेकर 15 नवंबर 2021 तक के
करंट अफेयर्स को आप पूरी तरह से रिवाइज कर पाएंगे केवल 16 घंटे में। कैसे? एमपीएन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ से। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज आप सभी जान रहे हैं, प्रत्येक रविवार को इस चैनल पर प्रसारित होता है नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का एमसीक्यूज। तो 54 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और सेंसस भी शामिल होगा, साथ में ओलंपिक का भी पीडीएफ मिलेगा। 6 मिनट लगेगा समय एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5.5 घंटे में पूरी तरह से रिवाइज आप कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स हिंदी में, ये नेशनल और इंटरनेशनल वर्जन का 13 पीडीएफ मिलेगा। 25 मिनट का समय एक पीडीएफ में, 5.5 घंटे में इसे भी आप निपटा देंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ 15 पीडीएफ मिलेगा, जिसमें इकोनॉमिक सर्वे, बजट और बिहार का सेंसस भी शामिल होगा। 20 मिनट का समय लगेगा एक पीडीएफ को रिवाइज करने में, 5 घंटे में आप इसे भी समाप्त कर देंगे। देखिए ये जो सोर्स है ये कितना ऑथेंटिक है, इससे पता चलता है, क्योंकि 66वीं यूपीएससी प्रीलिम्स में 19 प्रश्न इस वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज से टैली हुए हैं एमपीएन अकेडमी के पीडीएफ से। 7 प्रश्न टैली हुए हैं मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट से, और 10 प्रश्न टैली हुआ है बिहार मंथली करंट अफेयर से। तो कुल 36 प्रश्न हमारे एमपीएन अकेडमी के करंट अफेयर पीडीएफ से 66वीं यूपीएससी में टैली हो चुके हैं। 40 में से 90% स्ट्राइक रेट रहा है। तो इससे आपको यह पता चलता है कि यह सोर्स कितना ऑथेंटिक है, कितना रिलायबल है। दोस्तों, संपूर्ण व्याख्या के साथ ये सारे पीडीएफ आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको केवल एक ही बार 600 रुपये का वन टाइम पेमेंट करना है। बैंकिंग डिटेल दिया गया है, प्रियंका कुमारी के नाम से अकाउंट है, आई नहीं है यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा। आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर दिया गया है। पेटीएम, फ़ोनपे या यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नंबर है 7366005556। गूगल पे निशा रानी के नाम से अकाउंट है, सेम नंबर है। आपको करना क्या है, ट्रांजैक्शन के स्क्रीनशॉट को आप टेलीग्राम नंबर, सेम नंबर है 7366005556 पे भेज देना है। आपको यदि टेलीग्राम पे ये नंबर नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, सेम नंबर है। आपको पैड ग्रुप एमपीएन अकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। भारत में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? Which has become the first city in India to provide drink from tap facility? The right answer is option number A, पुरी। इसका अर्थ है कि उड़ीसा के पुरी शहर में अब सभी के लिए सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है। नल के माध्यम से उपलब्ध इस जल का प्रयोग खाना पकाने और पीने के लिए किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सुजल या ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पुरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसके पास 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण जल उपलब्ध करने की क्षमता है। सुजल योजना के तहत कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष तौर पर नल से पानी पी सकता है और इसके लिए किसी भी प्रकार के भंडारण या फिल्टर की आवश्यकता नहीं होगी। किस भारतीय को ब्रिटिश सरकार द्वारा अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड विद द अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, विनय बदवार। हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में इनके द्वारा किए गए कार्यों हेतु 2019 में इस पुरस्कार की घोषणा की गई थी, किंतु मौजूदा कोविड-19 महामारी के कारण पुरस्कार समारोह आयोजित नहीं किया जा सका था। 1982 में भारतीय नौसेना में शामिल होने वाले वाइस एडमिरल विनय बदवार, जो कि भारत के मुख्य हाइड्रोग्राफर यानी इंडिया चीफ हाइड्रोग्राफर हैं, को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का एक व्यापक अनुभव है, इसीलिए यह पुरस्कार इन्हें दिया गया है। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के कितने टाइगर रिजर्व को वैश्विक रूप से स्वीकृत CATS यानी संरक्षित आश्रित बाघ मानक मान्यता प्रदान की? हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स ऑफ द कंट्री हैव बीन ग्रांटेड ग्लोबली एक्सेप्टेड CATS? The full form is Conservation Assured Tiger Standard recognition by the Union Government on the occasion of International Tiger Day on 29th July 2021. The right answer is option number D. 14 अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा देश के जिन 14 बाघ रिजर्व को यह मान्यता दी गई है उनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और औरंगा टाइगर रिजर्व तीनों असम में हैं। मध्य प्रदेश के सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व,
बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व, केरल में परमबीकुलम टाइगर रिजर्व, तमिलनाडु में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन टाइगर रिजर्व शामिल है। गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के अनुसार CATS को बाघों की आबादी वाले 7 देशों में 125 स्थानों पर क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। और साथ में ये भी लिखिए आप कि लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की मान्यता किसे मिली है और यह किस राज्य में है। आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अलाउ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस। फिलीपींस द्वारा लिया गया यह निर्णय देश में खाद्य असुरक्षा की चुनौती को संबोधित करेगा और बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करेगा। इसके अलावा विटामिन ए यानी बीटा कैरोटीन से भरपूर होने के कारण गोल्डन राइस दृष्टिहीनता और कैंसर जैसे रोगों से बचाव के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की माने तो विटामिन ए की कमी के कारण प्रतिवर्ष बचपन में अंधेपन के 5 लाख मामले सामने आते हैं, जिनमें से आधे लोगों की 12 माह के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? रुद्रेश्वर टेम्पल लोकेटेड इन विच स्टेट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये तेलंगाना में है। तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थित इस मंदिर को, जिसे रामप्पा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, सरकार द्वारा वर्ष 2019 के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकन हेतु प्रस्तावित किया गया था। विश्व धरोहर समिति के 44वें सत्र में चीन के फुजोऊ में इसे शामिल किया गया है। मंदिर का निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल में काकतीय राजा गणपति देव के एक सेनापति रेचारला रुद्र ने कराया था। यहाँ के स्थापित देवता रामलिंगेश्वर स्वामी हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नीलम क्लस्टर किस देश में मिला है? इन विच कंट्री इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार सफायर क्लस्टर फाउंड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका में। यही देखिए, यही है। इस नई पाई गई चट्टान को सेरेंडिपिटी नीलम नाम दिया गया है। रत्नापुरा के रत्न समृद्ध क्षेत्र में एक घर के पिछवाड़े में कुआं खोदने वाले श्रमिकों को यह स्टार नीलम क्लस्टर मिला था। इस स्टार नीलम क्लस्टर का वजन लगभग 2.5 मिलियन कैरेट यानी किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो 510 किलोग्राम है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में इस नीलम क्लस्टर का अनुमानित मूल्य 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो सकता है। केंद्र सरकार के माई गॉव पोर्टल से प्रेरित होकर किस राज्य सरकार ने माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है? इंस्पायर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट्स माई गॉव पोर्टल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द माई गॉव मेरी सरकार पोर्टल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार आम लोगों से फीडबैक प्राप्त कर सकेगी और साथ ही इसकी सहायता से आम लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ले सकेंगे। मेरी सरकार पोर्टल राज्य के लोगों को अपने विचारों, सुझावों और प्रतिक्रिया को राज्य सरकार तथा प्रशासन तक संप्रेषित करने में मदद करेगा। राजा मिर्च की एक खेप को हाल ही में पहली बार लंदन निर्यात किया गया है। किस राज्य को इसका भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग प्राप्त है? A consignment of Raja Mircha has recently been exported to London for the first time. Which state has got its geographical indication GI tag? The right answer is option number D. नागालैंड। नागालैंड की इस मिर्ची को किंग चिली, भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। इसे वर्ष 2018 में GI सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ था। स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी मिर्च की सूची में शीर्ष 5 में रही है। सनशीप ग्रुप द्वारा किस देश के बाटम शहर में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म और ऊर्जा भंडारण प्रणाली बनाने की घोषणा की गई है? सनशीप ग्रुप हैज अनाउंस्ड टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन द सिटी ऑफ बाटम लोकेटेड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। सिंगापुर के सनशीप ग्रुप ने यह घोषणा की है कि वह इंडोनेशियाई बाटम शहर में इस परियोजना के लिए $2 बिलियन खर्च करेगा। फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम के 2.2 गीगावाट पीक की क्षमता से संचालित होने की उम्मीद है। यह फ्लोटिंग सोलर फार्म बाटम द्वीप में
दुरियांगकांग जलाशय पर लगभग 1600 हेक्टेयर में फैला होगा। इस फ्लोटिंग सोलर फार्म परियोजना को 4000 मेगावाट से अधिक ऊर्जा भंडारण के साथ जोड़ा जाएगा। भारत सरकार ने स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू गिव रिजर्वेशन ऑफ व्हाट परसेंटेज to OBCs for all India quota seats for undergraduate and postgraduate medical and dental courses. The right answer is option number D, 27%. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 29 जुलाई को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ओबीसी को 27% और आर्थिक रूप से पिछड़े यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यह फैसला 2021-22 के सेशन से लागू होगा। इस फैसले से हर साल ऑल इंडिया कोटा स्कीम के तहत एमबीबीएस, एमएस, बीडीएस, एमडीएस, डेंटल, मेडिकल डिप्लोमा में 5550 कैंडिडेट्स को इसका फायदा मिलेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ऑल इंडिया कोटा स्कीम किस वर्ष के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत शुरू की गई है? द ऑल इंडिया कोटा स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस हैज बीन स्टार्टेड अंडर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट of which year? The right answer is option number A, 1986। ऑल इंडिया कोटा स्कीम द्वारा मूल रूप से सितंबर 1986 में पारित सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रचना है। इसका मुख्य उद्देश्य दूसरे राज्य के स्टूडेंट्स को अन्य राज्यों में भी आरक्षण का लाभ उठाने में सक्षम बनाना था। साल 1985 से 2007 तक ऑल इंडिया कोटा की सीटों पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साल 2007 में इस स्कीम में अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% आरक्षण की शुरुआत की थी। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स को 10% आरक्षण देने के लिए एक संवैधानिक संशोधन किया गया था। नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में अपने एशियाई कला संग्रह से कितनी कलाकृतियां भारत को वापस लौटाने की घोषणा की है? द नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया has recently announced to return how many pieces of artworks from its Asian art collection to India? The right answer is option number C, 14। इनमें कांस्य, पत्थर की मूर्तियाँ, चित्रित स्क्रॉल और कुछ तस्वीरें शामिल हैं। इससे तमिलनाडु को 12वीं सदी के चोल युग के 2 कांस्य प्रतिमाएं प्राप्त होगी, जिन्हें तमिलनाडु के मंदिरों से चुराया गया था। नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक नया उद्यम मूल्यांकन फ्रेमवर्क निर्धारित किया है जो ऐतिहासिक कलाकृतियों के कानूनी और नैतिक दोनों पहलुओं के बारे में उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करता है। यदि वह वस्तु चोरी की है या अवैध रूप से प्राप्त की गई है या किसी अन्य देश के कानून के उल्लंघन पर निर्यात की गई थी या अनैतिक रूप से अर्जित की गई थी, तो नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया द्वारा इसे उद्गम देश को वापस लौटा दिया जाएगा और इसी के तहत 14 कलाकृतियों को भारत को वापस किया जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा कांजीवरम सिल्क साड़ी का संबंध किस राज्य से है? कांजीवरम सिल्क साड़ी विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के कांचीपुरम गांव में निर्मित कांजीवरम साड़ी को रेशम की साड़ियों की रानी भी माना जाता है। परंपरागत रूप से कांजीवरम साड़ी को प्रायः शहतूत के रेशमी धागों से हाथ से बुना जाता है और इसमें शुद्ध सोने या चांदी की जरी प्रयोग होती है, जो इसे एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता प्रदान करती है। अभी न्यूज में क्यों है? राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बुनकर बी कृष्णमूर्ति ने कांजीवरम सिल्क साड़ी बुनाई के लिए सभी पारंपरिक डिजाइन, पैटर्न और रूपांकनों के नमूनों का एक भंडार तैयार किया है। चोल राजवंश से शुरू हुए लंबे और समृद्ध इतिहास के साथ हथकरघा निर्मित कांचीपुरम साड़ियों को वर्तमान में भारतीय कपड़ा उद्योग की सबसे पुरानी और समृद्ध विरासतों में से एक माना जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? हु प्रेजाइड्स ओवर द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एक त्रिस्तरीय संगठन है जो सामरिक चिंता के राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की देखरेख करता है। इसमें 3 संरचना शामिल हैं: रणनीतिक समूह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय। अभी न्यूज में क्यों है? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय पर केंद्र सरकार का व्यय वर्ष 2016-17 में 33 करोड़ रुपये से बढ़कर
333 करोड़ रुपया हो गया, जो कि तकरीबन 10 गुना बढ़ोतरी है। ध्यान में रखिएगा कि यह भारत के प्रधानमंत्री के कार्यकारी कार्यालय के तहत संचालित होता है। गृह, रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSC की अध्यक्षता भी करता है और साथ में ये प्रधानमंत्री के प्राथमिक सलाहकार भी होते हैं। अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI द्वारा जून 2021 के लिए जारी की गई आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक बेरोजगारी दर किस राज्य में रही? अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज बाय द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI फॉर जून 2021, विच स्टेट हैड द हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। देश में बेरोजगारी की दर 9.17% रही। हालांकि हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और बिहार जैसे 11 राज्यों में यह दर राष्ट्रीय औसत से 3 गुना ज़्यादा है। हरियाणा में बेरोजगारी दर देश में सर्वाधिक 27.9% रही। इसके बाद राजस्थान में 26.2%, बंगाल में 22.1% तथा झारखंड में 12.8% रही। बेरोजगारी दर का अर्थ यह है कि कितने लोग काम चाहते हैं और इनमें से कितनों को काम नहीं मिलता है। सबसे लोएस्ट देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो गुजरात में मात्र 1.8%, मध्य प्रदेश में 2.3%, छत्तीसगढ़ में 2.6%, महाराष्ट्र में 4.4% और यूपी में 4.3% रहा, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। चीन ने किस देश के साथ मिलकर युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? With which country China has decided to launch joint action in Afghanistan to prevent the war-torn country from becoming the epicenter of terrorism? The right answer is option number C, पाकिस्तान। अफगानिस्तान ने हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश भर में तालिबान का तेजी से विस्तार हुआ है। चीन शिनजियांग प्रांत के उइगर उग्रवादियों के फिर से संगठित होने से चिंतित है, जो पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के तत्वावधान में काम करते हैं। इसे लेकर बीजिंग का आरोप है कि इसके अलकायदा के साथ संबंध हो सकते हैं। चीन के दक्षिण पश्चिमी शहर चेंगदू में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। तो पाकिस्तान जो आतंकवाद को फैलाने में अग्रणी है, चीन उसी के साथ आतंकवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त कार्रवाई करेगा। वाह भाई वाह। हड़प्पा के किस महानगर को 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? विच हड़प्पन मेट्रोपोलिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट बाय यूनेस्को इन 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, धोलावीरा। धोलावीरा को 27 जुलाई को भारत के 40वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो इस 40 में से 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित स्थल है। इस लिस्ट में शामिल होने की रेस में धोलावीरा के साथ ईरान से हवारामन, जापान से जोमोन, जॉर्डन से एससाल्ट और फ्रांस से नाइस शामिल थे। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाली भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है। इस सफल नामांकन के बाद भारत अब विश्व धरोहर स्थल शिलालेखों के लिए सुपर 40 क्लब में प्रवेश कर गया है। भारत के अलावा इटली, स्पेन, जर्मनी, चीन और फ्रांस में 40 या अधिक विश्व धरोहर स्थल है और अब इसे मिलाकर गुजरात में कुल 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए। धोलावीरा, पावागढ़ में स्थित चंपानेर, पाटन और अहमदाबाद में रानी की वाव। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल धोलावीरा के उत्खननकर्ता का नाम क्या है? हु इज द एक्सकवेटर ऑफ द रिसेंटली इंक्लूडेड यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, RS बिष्ट। पद्मश्री पुरस्कार विजेता रविंद्र सिंह बिष्ट की देखरेख में इसकी खोज 1985 से 90 के बीच में हुई थी। स्थानीय लोग इसे कोटा दा टिम्बा कहते हैं। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालिका में मासर एवं मानहर नदियों के संगम पर स्थित है। धोलावीरा को सिंधु घाटी का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। यहाँ जल संग्रहण के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस राज्य में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया गया? इन विच स्टेट ग्रीन सोहरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन वाज लॉन्च बाय होम मिनिस्टर अमित शाह? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेघालय। 25 जुलाई को सोहरा चेरापूंजी में इस अभियान को लॉन्च किया गया।
यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। वृक्षारोपण अभियान के लिए असम राइफल्स चेरापूंजी के पूरे इलाके को गोद लेगी। इस क्षेत्र के कुल भूमि क्षेत्रों का 80% और उससे अधिक लंबे समय तक पेड़ लगाने के लिए तैयार किया गया है। देश में विकसित कम वजन वाला और नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल आकाश NG एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट द इंडिजिनसली डेवलप्ड लो वेट एंड न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल आकाश NG a surface to air missile was successfully test fired? The right answer is option number A, उड़ीसा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 21 जुलाई को आकाश मिसाइल का उड़ीसा के तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल की लंबाई 560 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है। यह मिसाइल 60 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने की ताकत रखती है। DRDO ने 21 जुलाई को ही पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी MPATGM का भी सफल परीक्षण किया। राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता? हु वन द नेशनल वुमेन्स ऑनलाइन चेस टाइटल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, वंतिका अग्रवाल। दिल्ली की युवा खिलाड़ी वंतिका ने 11 राउंड से 9.5 अंक अर्जित किए। अर्पिता मुखर्जी ने दूसरा स्थान हासिल किया। जूनियर ओपन वर्ग में तमिलनाडु के VS राहुल ने 9.5 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। चल रही कोविड-19 महामारी के कारण ओवर द बोर्ड आयोजनों की अनुपस्थिति में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने एशियाई व्यक्तिगत चैंपियनशिप और अन्य आयोजनों के लिए खिलाड़ियों के चयन के लिए इस ऑनलाइन कार्यक्रम के प्रदर्शन पर विचार करने का निर्णय लिया था। हाल ही में चर्चा में रहे पेगासस स्पाईवेयर को किस देश की साइबर सुरक्षा कंपनी NSO ने तैयार किया है? विच कंट्रीज साइबर सिक्योरिटी कंपनी NSO has prepared Pegasus spyware which has been in the news recently? The right answer is option number D, इजराइल। यह एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे अगर किसी स्मार्टफोन में डाल दिया जाए तो कोई हैकर इस स्मार्टफोन के माइक्रोफोन, कैमरा, ऑडियो और टेक्स्ट मैसेज, ईमेल और लोकेशन तक की जानकारी हासिल कर सकता है। ऐसे इनक्रिप्टेड संदेश होते हैं जिनकी जानकारी सिर्फ मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वालों को होती है। जिस कंपनी के प्लेटफॉर्म पर मैसेज भेजा जा रहा है वो उसे देख या सुन भी नहीं सकते। यानी आप में यदि पेगासस का ये स्पाईवेयर डाला गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके फ़ोन से सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी। बांग्लादेश समेत कई देशों ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है। बस खाली आपका नंबर पता होना चाहिए। बस आपके नंबर पर एक व्हाट्सएप का मैसेज आएगा और ऑटोमेटिकली वो डिलीट भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो इंस्टॉल हो गया है। और आपके मोबाइल फ़ोन से पूरी इन्फॉर्मेशन, गैलरी से लेकर के आपका पासवर्ड क्या है, फिंगरप्रिंट का भी वो पासवर्ड चुरा लेंगे। इसे लेकर पहले भी विवाद हुए हैं। मेक्सिको से लेकर सऊदी अरब की सरकार तक पर इसके इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा चुके हैं। व्हाट्सएप के स्वामित्व वाली कंपनी फेसबुक समेत कई दूसरी कंपनियों ने इस पर मुकदमे भी किए हैं। भारत के बारे में आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं है कि सरकार ने NSO से पेगासस को खरीदा है या नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पर केस भी चल रहा है। NSO कंपनी हमेशा से दावा करती है ये प्रोग्राम वो केवल मान्यता प्राप्त सरकारी एजेंसियों को बेचती है और इसका उद्देश्य आतंकवाद और अपराध के खिलाफ लड़ना है। लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो बहुत खतरनाक है। यूरोपीय संघ ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से कितने प्रतिशत की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? बाय 2030 द यूरोपियन यूनियन हैज सेट ए टारगेट टू कट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बाय व्हाट परसेंट फ्रॉम 1990 लेवल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 55%। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूरोपीय संघ ने 14 जुलाई को एक नए कानून की शुरुआत की। इसमें विदेशी कंपनियों के प्रदूषण उत्सर्जन पर कर लगाने की एक विवादास्पद योजना भी शामिल है। यूरोपीय संघ के 27 देशों द्वारा इसे 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। विश्व के नेताओं ने 6 साल पहले 2015 में पेरिस में वैश्विक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए सहमति व्यक्त की थी और सदी के अंत तक 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं रखने पर जोर दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ने भारतीय मूल की किस अमेरिकी नागरिक की नियुक्ति श्रम विभाग के सॉलिसिटर के रूप में की है? विच इंडियन अमेरिकन सिटीजन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट एज ए सॉलिसिटर फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
सीमा नंदा डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सीमा नंदा ने ओबामा प्रशासन के दौरान भी श्रम विभाग में काम किया था। सीमा नंदा ने ओबामा बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी श्रम विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और डिप्टी सॉलिसिटर के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में तो जानकारी आपको दी गई है। इसके बारे में और विस्तृत इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। दोस्तों, इन पीडीएफ के सहारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे और पूरे साल के करंट अफेयर्स को मात्र 16 घंटे में आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके रिवीजन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने खाद्य प्रसंस्करण आधारित 2 विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है। अभी वर्तमान में देश में कितने खाद्य प्रसंस्करण आधारित विश्वविद्यालय हैं? यूनियन फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर पशुपति कुमार पारस हैज announced to open 2 universities based on food processing. How many food processing based universities are there in the country at present? The right answer is option number A. अभी वर्तमान में 2 ही हैं। खाद्य प्रसंस्करण आधारित एक विश्वविद्यालय नया उत्तर बिहार में और दूसरा उत्तर पूर्व राज्यों में प्रस्तावित है। अभी देश में जो 2 विश्वविद्यालय हैं फूड प्रोसेसिंग बेस्ड, वो हैं एक केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण विभाग के तत्वावधान में सोनीपत हरियाणा में डीम्ड यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट NIFTEM, और तमिलनाडु के तंजावुर में, जिसकी तस्वीर आप सामने देख सकते हैं, में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी IIFPT। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज राइट डाउन योर स्कोर इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशंस।